साथियों नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल मंच पर। साथियों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जो 17 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो रही है और उसके अंतर्गत चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी करो चाहे लेवल 2 की बात करते हैं, शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित काफी वेटेज है, यानी कि लगभग 10 प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। 20 अंक का ये कंटेंट है और उससे संबंधित एक क्लास है वो टॉप एमसीक्यूज की कल हो गई थी और आज पार्ट 2 में लेकर के आया हूं इसी क्लास का। तो एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी थम्स अप से मुझे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा रीट मुख्य भर्ती परीक्षा और उसके अंतर्गत आपके शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित ये क्लास रहेगी। सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग। पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपके पहले हो चुका है और मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां उन क्लासों की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। तो एक बार हम सबसे बता दीजिएगा मुझे, सभी का स्वागत, अभिनंदन, राम राम जी। साथियों हम सबसे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न, स्कूल प्रबंधन समिति जिसे आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हो या जिसे शॉर्ट के अंदर आप कहते हो एसएमसी। ध्यान रखिएगा एसएमसी है वो 1st to 8th तक जो स्कूल है वहां एसएमसी होता है और एसडीएमसी के नाम से जानी जाती है जहां 1st से 12th तक जो स्कूल चलती है। अपने को एसएमसी के बारे में पढ़ना है, एसडीएमसी के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एसएमसी के सदस्य कौन कौन होते हैं, एक को छोड़ करके, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक है वो इसके सदस्य होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित जो व्यक्ति है वो इसका सदस्य रहेगा। शिक्षा मंत्री है वो एसएमसी का सदस्य नहीं होता है। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य जो उस गांव या वार्ड के अंदर जहां वो विद्यालय स्थित है वो इसके सदस्य रहेंगे। शिक्षा मंत्री का एसएमसी के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो यहां 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या रह जाएगा, गलत उत्तर है। ठीक है, एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 16। कितने, 16 सदस्य होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो वर्किंग कमेटी होती है, जो कार्यकारिणी परिषद होती है, उसमें सदस्यों की संख्या होती है 11। सदस्यों की संख्या होती है 11। ठीक है, और सदस्य सचिव होता है संबंधित संस्था प्रधान, यानी कि प्रधानाध्यापक, और अध्यक्ष है वो कार्यकारिणी के द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक, माता पिता दोनों के जीवित न होने पर उसकी उपस्थिति में कौन रहेगा, संरक्षक है वो एसएमसी का सदस्य रहेगा। संबंधित विद्यालय के सभी अध्यापक, प्रबोधक, संस्था प्रधान वो उस एसएमसी के सदस्य रहेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष वो उस विद्यालय की एसएमसी का सदस्य रहेगा। और संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य या वार्ड पंच है वो एसएमसी के सदस्य रहेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे एसएमसी के सदस्य रहेंगे। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है, एसएमसी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मेरे साथ साथ में प्रश्न के उत्तर भी आने चाहिए, आपके आंसर भी आने चाहिए। जी अध्यक्ष बिल्कुल अभिभावक होता है पूनम जी। एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक शेयर जरूर होने चाहिए। एसएमसी की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, तो बिल्कुल ये तो है। बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करना ये एसएमसी का कार्य होता है भैया, ये एसएमसी का कार्य है। नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना ये भी एसएमसी का कार्य है कि विद्यालय के अंदर नामांकन है वो बढ़ता रहे हमेशा और उसके साथ साथ में बच्चे हैं वो लगातार विद्यालय में आते रहे। ठीक है, विद्यालय के अंदर जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है उसका प्रबंधन का कार्य है वो एसएमसी के द्वारा किया जाता है। विद्यालय के अंदर जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है बालकों के लिए, पोषाहार के नाम से जिसे अपन जानते हैं, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी एसएमसी की होती है। लेकिन अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करने का काम है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नहीं होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की योजना है वो नहीं बनाती है। ठीक है, विद्यालय विकास की योजना ये बनाएंगे। पोषाहार जो चल रहा है आपके मध्याह्न भोजन योजना चल रही है उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी एसएमसी की होती है। विद्यालय का नामांकन है वो हर साल बढ़ता रहे, उसके साथ साथ में बालकों की लगातार विद्यालय में उपस्थिति बनी रहे, इस हेतु भी एसएमसी है वो कार्य करेगी। और उसके साथ साथ में बाल अधिकारों हेतु या यूं कह सकते हैं कि बालकों के अधिकारों
को और सरल विषय के अंदर अभियुक्त करने की जिम्मेदारी है वो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति सामान्यतः जनता को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देगी, माता पिता, अभिभावक और संरक्षक के कर्तव्यों को जानकारी देगी। समिति के द्वारा विद्यालय में अध्यापकों और बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति और बालक की शिक्षा में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठक करने की जिम्मेदारी भी इनकी है। 6 से 14 साल, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना यह भी एसएमसी की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न, शाला प्रबंधन कमेटी की मासिक बैठक कब होती है? बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। आज की इस क्लास के अंतर्गत कुछ प्रश्न बहुत इजी लिए गए और कुछ प्रश्न है वो थोड़े डिफिकल्ट भी है। ध्यान रखिएगा साथियों, इजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं और डिफिकल्ट प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। सवाल पूछा गया है कि शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक है वो कब होती है? तो अमावस्या का दिन होती है। कब होती है? महीने की अमावस को होती है कि गुरुजी अमावस के दिन अगर छुट्टी रहेगी तो भाई उस दिन वर्किंग डे नहीं रहता है, तो फिर अगले दिन है अमावस के अगले दिन, जिस दिन वर्किंग डे रहेगा विद्यालय के अंदर एसएमसी की बैठक है वो आयोजित की जाएगी। शाला प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक की मैं बात करता हूं तो कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर अमावस्या के दिन अवकाश होता है तो बैठक अगले कार्य दिवस को आयोजित की जाएगी। सदस्य सचिव का मतलब है कि उस विद्यालय का क्या होगा? प्रधानाध्यक्ष। उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक है वो सदस्य सचिव होता है, वो अध्यक्ष से विचार विमर्श करके समिति की बैठक है उसका समय और दिन है वो तय करता है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जी अमावस्या को, वेरी गुड। सुलोचना जी का उत्तर सही आया है, पूनम जी का उत्तर भी ठीक है, काजल जी ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है, अध्यक्ष अभिभावक होता है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल समान अधिकार प्राप्त होता है। किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में जब समान वोट मिलेंगे, जब वोट प्रतिशत है बराबर रहेगा तो फिर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास में रहेगा? निर्णायक वोट देगा अध्यक्ष, ठीक है। तो दूसरा कथन भी सही है। ये विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करती है, एसएमसी बिल्कुल मॉनिटरिंग करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, जिसे आप CWSN के नाम से जानते हो, CWSN के नाम से जानते हो, विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता है भैया? नहीं, क्यों है? आवश्यकता होती है, यानी कि यहां जाकर के गलत कर दिया। अगर पूरे ऑप्शन को भी अगर अपन ने ढंग से नहीं पढ़ाना तो भी यहां गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रश्न जो भी है आपके सामने उसके ऑप्शन है वो ढंग से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन। ज्यादातर नहीं है वाले प्रश्न आजकल आते हैं और यहां गलतियां हो रही है। CWSN यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एसएमसी की होगी। और उन बालकों के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी है वो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की होगी। विभाग से समन्वय करके CWSN विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी एसएमसी की रहेगी। तो डी यहां गलत है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में क्या पदनाम होता है? विद्यालय का शाला प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक, एसएमसी की बात कर रहे हैं अपन, एसडीएमसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीट का एग्जाम है और उसमें एसडीएमसी से संबंधित सवाल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां जो विद्यालय का शाला प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक है उसका एसएमसी में क्या नाम है? तो पदेन सदस्य सचिव नाम है उसका। क्या नाम है? पदेन सदस्य सचिव उसका नाम होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, ये कार्यकारिणी परिषद होती है और उस कार्यकारिणी परिषद के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 सदस्यों में से चुने जाते हैं, में से सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का। और कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एसएमसी के अंदर कुल सदस्य कितने रहेंगे?
कुल रहेंगे साहब 16 सदस्य। कितने? 16 सदस्य है वो कुल रहेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो बी उत्तर आया है। तरुणांशी मन्नत चौधरी, बड़ा प्यारा नाम है। हमारी शुभकामनाएं, आपकी मन्नत है वो पूर्ण हो इस बार। सुलोचना जी का भी बी उत्तर आया है। राम राम। RJ 34 5 के अंदर बी उत्तर दिया है, शाबाश। अब देख लीजिए पूरी SMC, यहां क्लियर कर लीजिएगा। अध्यक्ष कौन रहेगा? समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा और उस कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य रहेंगे? 11 सदस्य रहेंगे। क्लियर? अब ये जो 11 सदस्य मिलकर के किसका चुनाव करेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसके बाद में उपाध्यक्ष की समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों की जो कार्यकारिणी कमेटी है, कमेटी के अंदर 11 सदस्य होते हैं और इन 11 सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद सदस्य कार्यकारिणी कमेटी में कितने सदस्य रहेंगे? तो कार्यकारिणी समिति के अंदर 11 सदस्य रहेंगे। अब ये जो 11 सदस्य, उनमें भी कम से कम महिला सदस्यों की संख्या अच्छी तरीके से याद रखना। विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति है, उस कार्यकारिणी समिति के 11 सदस्यों में से कम 6 सदस्य है वो क्या होने चाहिए? वो महिलाएं होनी चाहिए। एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित होनी चाहिए अगर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विद्यालय है और वहां इस कैटेगरी के अंतर्गत है, तो उनको आपको शामिल करना पड़ेगा। पदेन सदस्य सचिव संबंधित संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक होता है। अगर प्रधानाध्यापक की पोस्ट वैकेंट है तो फिर वरिष्ठतम अध्यापक या वरिष्ठ प्रबोधक है वो इस पद पर कार्य करेगा। उसके बाद निर्वाचित अध्यापकों में से एक अध्यापक का चुनाव होगा। वैसे यहां फीमेल टीचर है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर विद्यालय में फीमेल टीचर नहीं है तो फिर मेल टीचर में से किसी एक का चुनाव आपको करना होगा। निर्वाचित अध्यापक 1 और मनोनीत सदस्य कितने रहेंगे? 2। मनोनीत सदस्य कितने रहेंगे? 2 रहेंगे और उनमें से भी एक है वो महिला सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि MLA के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बस शर्त यहां रखी गई है कि MLA द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम एक स्थानीय शिक्षा शास्त्री हो या विद्यालय का बालक रहा हो। मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कि विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जाएगी, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। तो ये 16 सदस्यों वाली SMC है आपके। ठीक है, उसकी कार्यकारिणी के अंदर 11 सदस्य रहेंगे और महिलाएं कितनी रहेगी? 6। क्लियर? मेरी क्रिसमस तो गया और नववर्ष 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के उपलक्ष्य में महिया पाठशाला की ओर से आपको 23% डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे लाइव बैच लीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स या टेस्ट सीरीज या MCQ बैच, किसी भी कोर्स, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपको 23% डिस्काउंट मिल जाएगा। 5 जनवरी तक ये ऑफर है और NY 2026 आपको कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड कौन सा यूज करना है? NY 2026 कूपन कोड का प्रयोग करके आप 23% ऑफ ले सकते हो। अपने मन पसंदीदा कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कुल सदस्यों में से कम सदस्य है जो माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 75% सदस्य होने चाहिए। कितने? 75% सदस्य, यानी कि 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य है वो माता पिता या अभिभावकों में से रहेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, यानी कि जिनके बच्चे वहां उस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 75% होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 75% निर्धारित की गई है, यानी कि 3/4 के बराबर। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्यों का कम से कम 3/4 प्रतिनिधित्व है वो विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों में से होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि 75% उस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले टाबरों के माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। किसमें? SMC के अंदर। क्लियर? एक सवाल आवेलो SMC या 2 सवाल भी आ सके, ध्यान रखो। ठीक है, ये जो आज की क्लास है इससे मान के चलिएगा कि 2 या 3 प्रश्न आपके कवर होंगे। 2 प्रश्न तो होने ही होने हैं।
अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। 50% का मतलब कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। कितनी? 6 होने चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 50% होगी। अतः 12 सदस्य है तो फिर 6 क्या होगी? 6 महिला सदस्य होगी। सर, एक माह में कितनी बार बाल सभाएं आयोजित होगी? ये रीट के अंदर पूछा गया सवाल है। क्लास को बाद में देखेंगे, जब आपकी मर्जी हो, जब आपको समय मिले तब देख लेना, ठीक है। अब देखिए, बाल सभाएं कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो तुम सबको पता होगा रे, सारे स्कूलों के अंदर पढ़े हुए हो। शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है। कितनी होगी? 4 बाल सभाएं आयोजित होगी। आजकल शिविरा के अनुसार निर्धारित होता है। हर माह शिक्षा विभाग के द्वारा, निर्देशालय बीकानेर के द्वारा शिविरा पंचांग जारी किया जाता है मासिक, और उसमें निर्धारित होता है कि किस तारीख को पीटीएम आयोजित होगी, किस तारीख को बाल सभा का आयोजन होगा, किस तारीख को सामुदायिक सभा का आयोजन होगा। तो ये सारी चीजें निर्धारित की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति को कम से कम सभा हर महीने में होनी चाहिए। देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात चल रही है, एसएमसी की बात चल रही है। अब एसएमसी की, विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा होनी चाहिए और वो 3 माह में हो जानी चाहिए। एक सभा है वो 3 माह के अंदर हो जानी चाहिए। कम से कम एक सभा है वो 3 महीने में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये एसएमसी की बात चल रही है, विद्यालय प्रबंध समिति, जिसमें सारे सदस्य होते हैं उस स्कूल में पढ़ने वाले टाबरों के, ठीक है। और जो वर्किंग कमेटी है, उस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो हर महीने अमावस्या को होनी चाहिए। और अमावस को अगर छुट्टी है, राजकीय अवकाश है, तो अगले दिन आप निर्धारित कर लो। साधारण सभा की कम से कम एक सभा है वो 3 महीने में होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक 3 माह में एक बार अनिवार्य है। कार्यकारिणी सभा की बैठक है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को रहेगी। इस प्रश्न को पढ़ने में गलती हो जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति है और यहां लिखना चाहिए साधारण सभा की। किसकी? साधारण सभा की। साधारण सभा है जिसकी एक बैठक है वो 3 माह के अंदर होना कंपलसरी है, जबकि कार्यकारिणी कमेटी है उसकी हर माह अमावस्या को बैठक होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? बताओ। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर का वेट करूंगा मैं, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और मैंने एक बार और वापस दोहरा रहा हूं, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि ये क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपके लिए बनी रहे, शीतकालीन अवकाश का सदुपयोग हो आपके लिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कोरम क्या 1/2 है, 1/4 है या 2? भाई कोरम की बात चल रही है तो न्यूनतम रहेगा 1/3। एसएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति है कि कुल सदस्यों का 1/3 होना आवश्यक है। अगर इससे कम है तो फिर बैठक है वो सफल नहीं मानी जाएगी। कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर एसएमसी की कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लेना। एसएमसी की कार्यकारिणी परिषद के आप सदस्य हो और आप कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रह रहे हो तो फिर आपकी सदस्यता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। कितनी बैठक? क्योंकि कार्यकारिणी समिति की हर महीने बैठक आयोजित की जाती है और हर महीने आयोजित होने वाली इस बैठक में अगर आप अनुपस्थित रह रहे हो, लगातार 3 महीने आप नहीं आ रहे हो, तो फिर आपकी सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? इस प्रश्न को भी इंपोर्टेंट कीजिएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति 2 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। कितना? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष में आपको इसका क्या करना पड़ेगा? 2 वर्ष बाद इसका आपको पुनर्गठन करना पड़ेगा। विद्यालय विकास योजना के लिए तैयार की जाने वाली योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? विद्यालय विकास योजना एसएमसी है वो तो 2 साल के लिए रहेगी आपके, जबकि विद्यालय विकास योजना, ये विद्यालय विकास योजना है वो एसएमसी के द्वारा ही तैयार की जाती है और ये कितने वर्षों के लिए रहती है? तो ये 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए रहती है विद्यालय विकास योजना। अगर कोई साथी डॉक्टर KR मैया यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
एसएमसी का मुख्य कार्य क्या है? सारे एसएमसी, अब तो कोई एसएमसी से संबंधित सवाल तो पेंडिंग भी नहीं रहता के। विद्यालय के विकास के लिए योजनाएं बनाना और वित्तीय प्रबंधन करना, बिल्कुल सही है। जो सीएसजी ग्रांट मिलती है, वित्त की बात चल रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा। विद्यालय को विभिन्न प्रकार के फंड मिलते हैं। एक होती है आपकी सीएसजी ग्रांट, जिसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट के नाम से जाना जाता है। नामांकन के अकॉर्डिंग किसी विद्यालय में 25,000 आती है, तो कहीं 50,000 आती है, कहीं 75,000 के आसपास में आती है। ये जो सीएसजी ग्रांट है, सीएसजी ग्रांट का प्रबंधन है वो एसएमसी के निर्देशन में किया जाता है। इसके अलावा अन्य मदों से भी कुछ राशि है वो संबंधित विद्यालय को दी जाती है। तो एसएमसी की सहमति से अलग अलग मद अनुसार राशि है वो खर्च की जाती है। तो वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी एसएमसी की होती है। बच्चों के नामांकन और उपस्थिति की निगरानी करना, यह भी एसएमसी का कार्य है। मिड डे मील योजना का पर्यवेक्षण करना, यह भी एसएमसी का कार्य है। मतलब सारे कार्य किसके हैं? एसएमसी के। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति में किस विषय का अध्यापक सदस्य शामिल नहीं होगा? इंपोर्टेंट कीजिएगा इस प्रश्न को। किस विषय? भाई एक स्कूल का एक अध्यापक है, उसको भी तो शामिल किया जाएगा। अब वो किस विषय का नहीं रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अध्ययन, एसएसटी वाले को आप शामिल कर सकते हो। साइंस और मैथ्स का एक ही होता है भाई, पहली से 8वीं तक की स्कूल है, उसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा विज्ञान और गणित के एक ही अध्यापक होते हैं, एक ही अध्यापक होते हैं विज्ञान और गणित के। ठीक है, तो चाहे विज्ञान से बीएससी वाले सिलेक्ट होकर के आए या मैथ से बीएससी वाले सिलेक्ट होकर के आए, उनको विज्ञान पढ़ानी पड़ेगी, गणित वाले को भी, और विज्ञान वाले को गणित पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप भाषा का जो अध्यापक है उसका आप चुनाव नहीं कर सकते हो। हिंदी के अध्यापक को आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हो। एसएसटी वाले को ले सकते हो, साइंस मैथ्स वाले टीचर को आप शामिल कर सकते हो। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति में सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा साइंस और मैथ्स के टीचर है, उनको प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करना है। मैया पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां महत्वपूर्ण जो भी क्लासेज होती है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब है आपके स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, ये एसएमसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहां तक मुझे लगता है कि एसएमसी में तो कोई पेंडिंग नहीं बनेगा, कोई प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं अपन प्रबंधन की। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, पोस्टगोर्ब में एस का क्या अर्थ है? देखो, पोस्टगोर्ब शब्दावली है, इस शब्दावली का संबंध है वो जिस व्यक्ति से है उसका नाम है लूथर गुलिक। सेकंड ग्रेड एसएसटी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पब्लिक ग्रेड के अंदर ये प्रबंधन आएगा, और बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा रखा, पब्लिक ग्रेड वालों को पढ़ा रखा। लूथर गुलिक ने दी है ये पोस्टगोर्ब शब्दावली। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि एस का अर्थ क्या है। देखो, पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ है आपको बनाना है प्लान। क्या बनाना है? प्लान। यानी कि आपके पास में क्या होनी चाहिए? योजना होनी चाहिए। ठीक है। ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज का अर्थ हो जाएगा आपके संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन। एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग। एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग। ठीक है। उसके बाद में डी का मतलब क्या है? डायरेक्शन। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, निर्देशन होना चाहिए। उसके बाद में सी का अर्थ क्या है? सीओ है यहां पे, है ना? सीओ का अर्थ क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट, समन्वय। कोऑर्डिनेट, समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, ऐसा मुने और रेले ने कहा है। समन्वय होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5 हो गए। उसके बाद आर का मतलब क्या? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का अर्थ क्या होता है? प्रतिवेदन। ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? बी बचा। बी मतलब बजटिंग। बी मतलब बजटिंग मतलब वित्त। ठीक है। तो ये पोस्टगोर्ब शब्दावली, इसमें ई शब्द भी और जोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 1971 के अंदर, अभी तो आता नहीं है, वैसे पब्लिक एड में आप पढ़ते हो तो ई शब्द और जोड़ा गया है, और ई का अर्थ होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ हो गया मूल्यांकन। क्या हो गया? मूल्यांकन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, मूल्यांकन, इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो पूछा गया है एस शब्द का अर्थ, तो एस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपके? स्टाफिंग। क्या हो जाएगा? स्टाफिंग। ठीक है, ये पूरा दे देगा। पी का अर्थ प्लान होता है, ओ का ऑर्गेनाइज, एस का स्टाफिंग, डी का डायरेक्टिंग, सीओ कोऑर्डिनेट, आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। ठीक है, लूथर गुलिक ने दी थी। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के। ठीक है, और उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो कार्य विभाजन इसमें शामिल है, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल है, निर्णयन का संबंध है, वो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों से नहीं है। व्यवस्था का संबंध है, अधिकार और उत्तरदायित्व और कार्य विभाजन की बात है वो हेनरी फेयोल करता है, लेकिन निर्णयन का संबंध है वो हेनरी फेयोल से नहीं है। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 कार्यों
को पीओ ट्रिपल सी में विभाजित किया है। अब पीओ ट्रिपल सी का विस्तार अपने को याद रखना है। पीओ ट्रिपल सी का क्या याद रखना है? विस्तार है वो अपने को याद रखना है। ठीक है, बताओ देखिए विस्तार। पी मतलब प्लान, ओ मतलब ऑर्गेनाइज, यानी कि योजना होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। योजना सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास में, क्या योजना होनी चाहिए, फिर क्या है कि संगठन। उसके बाद में सी का मतलब क्या? ट्रिपल सी है, यानी कि प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कमांड, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के बाद कंट्रोलिंग। प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये इसका पीओ ट्रिपल सी का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, RSCERT का पूर्ण रूप क्या है? RSCERT की बात करते हैं तो ये कहां से संचालित हो रहा है? उदयपुर से संचालित हो रहा है, और इसका एक प्रभाग है जो अजमेर से संचालित हो रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। और SIERT है, उसी का ये नया नाम चेंज कर दिया गया है NCERT। जैसे केंद्र के अंदर NCERT कार्य करता है, वैसे ही राज्यों के अंदर SIERT कार्य करता है। राजस्थान में इसको RSCERT में परिवर्तित कर दिया गया है। फुल फॉर्म भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म से भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी इंपोर्टेंट करना। राजस्थान स्टेट काउंसिल, यहां तक तो ठीक है, जहां मात खाते हैं वो इस शब्द में खाते हैं, एजुकेशनल शब्द है, ध्यान रखना, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्थापना RSCERT की 11 नवंबर 1978 को हुई थी। मल्होत्रा कमेटी या मेहोत्रा कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, मेहोत्रा कमेटी की सिफारिश पर। इसी की स्थापना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे SIERT के नाम से जानते हैं, उसी संस्था को RSCERT में परिवर्तित कर दिया गया। SIERT का नाम बदल करके राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब किया गया? 14 अगस्त 2018 को कर दिया साहब। कब किया था नाम चेंज, इसको भी याद रखना, 14 अगस्त 2018 को कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, जिसे अपन NCERT के नाम से जानते हैं, NCERT की स्थापना है वो 1961 के अंदर की गई थी। इस संस्था के मार्गदर्शन के अंदर ये कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल, तकनीकी विभाग अजमेर में है RJ34, बाकी सारे के सारे उदयपुर के अंदर है। सब बस। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? भाई जाओ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनके लिए एक ओपन स्कूल की स्थापना की गई है, लगातार इस विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना है। ये कहां पर की गई है? तो ये जयपुर के अंदर की गई है। और कब की गई है? तो 21 मार्च 2005 को स्थापना की गई, जबकि 29 दिसंबर को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना है वो कब की जाती है? तो 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2005 के अंदर 21 मार्च 2005 को। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है वो 29 दिसंबर 1973 को स्थापित हुआ था। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं, राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग है और उस प्राथमिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। इसका मतलब स्वायत्त शासी संस्था है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक स्वायत्त शासी है। देखो, निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, ये राजकीय संस्था है। निर्देशालय साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के अंदर है, ये भी राजकीय संस्था है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट के नाम से भी जानते हैं, ये भी राजकीय संस्था है। जबकि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, कल इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कल वाली क्लास में, ये एक स्वायत्त संस्था है, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है, राजकीय संस्था नहीं है। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन गलत है, 1, 2 और 3 सही है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर स्वायत्त शासी संस्था के अंतर्गत आती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ संस्थाएं दे रखी है और दूसरी तरफ ये संस्थाएं कब स्थापित हुई है या कहां पर है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैं बात करता हूं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसकी स्थापना अजमेर के अंदर हुई थी। कहां हुई? ये सॉरी, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और जयपुर में इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैं बात करता हूं तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान में अजमेर है, लेकिन ये अजमेर कब आया था? ध्यान रखिएगा, स्थापना हो रही है इसकी जयपुर के अंदर। स्थापना 4 दिसंबर 1957 को कहां पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। अब जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो 1961 के अंदर इसको जयपुर से अजमेर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद एक के अंदर 4 हो जाएगा, तो यहां देखो एक के अंदर 4, 2 में आ रहा, तो यहां तो इनको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में मैं बात करता हूं तो राजस्थान मदरसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड जयपुर से संचालित हो रहा है और 27 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना हो जाती है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, अभी अपन ने पीछे वाले प्रश्न में देखा है कि 21 मार्च 2005 को इसकी जयपुर में स्थापना की गई है। और RSCERT की बात करते हैं तो RSCERT ये नाम है वो कब किया गया था? 14 अगस्त 2018 को कर दिया गया था। तो अब इसको सम्मिलित कर दीजिए, 1 में 4, 2 के अंदर 2, 1 में 4, 2 के अंदर 2, यहां भी आ रहा है तो फिर आगे बढ़िएगा, 3 के अंदर 1 आना चाहिए, यहां 3 के अंदर 3 आ रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ है वो कब किया गया? राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल है, इसका प्रारंभ है वो कब किया गया था? बताइएगा। एकीकृत स्कूल संकुल है, ये कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 2018 को, 15 अगस्त 2017 को, 26 जनवरी 2018 को या 1 जून 2019 को? कब किया गया था? बताइएगा। एकीकृत स्कूल संकुल कब स्थापित किया गया? 8 अगस्त 2018 को। पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिसे PRC के नाम से जानते हैं, और इसका मुखिया कौन होता है? पंचायत रिसोर्स सेंटर जिसे PRC के नाम से जानते हैं, और PRC का मुखिया कौन होता है? कि सर PRC का मुखिया होता है पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसे PEO के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो एक स्कूल है जिसे PO स्कूल का दर्जा प्रदान किया जाता है, और उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी होते हैं, जिन्हें पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के नाम से यानी कि PO के नाम से जानते हैं, और वो पंचायत रिसोर्स सेंटर PRC के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ कुछ संस्थाएं दे रखी है और दूसरी तरफ इनके मुख्यालय दे रखे हैं। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 में स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 के अंदर स्थापित की गई। पंजाबी भाषा अकादमी 2006 के अंदर। राजस्थान विद्या अकादमी 1977 में स्थापित की गई। अब इनको आप सम्मिलित कर सकते हो, 2, 4, पहले के अंदर 2 और दूसरे पहले के अंदर 2 कहां आ रहा है? तो यहां इनको एलिमिनेट कर दीजिएगा। दूसरे के अंदर 4 आना चाहिए, दूसरे में 4 यहां पे आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, तो ये यही गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए आप, महिया पाठशाला का व्हाट्सएप चैनल भी है, तो QR कोड आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। समिति का बैंक खाता संयुक्त रूप से संचालित होता है। अब संयुक्त रूप से यह खाता संचालित हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां संयुक्त रूप का मतलब है कि किसी प्रकार का अगर आप भुगतान कर रहे हो तो भुगतान है वो किस रूप में करोगे? चेक के रूप में करोगे, और इस चेक के ऊपर 2 साइन होंगे, एक तो होगा अध्यक्ष के साइन और एक होंगे सचिव के साइन, यानी कि सचिव और अध्यक्ष का संयुक्त रूप से यह खाता होता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। लेखा जोखा नियमानुसार रखा जाएगा, यह भी ठीक है। समिति को सभी प्रकार के सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं, बिल्कुल SMC अकाउंट में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल तो क्या हुआ कि जो CSG ग्रांट है
वो भी पीओ स्तर के ऊपर है, वो प्रदान की जाती है। और संबंधित जो प्रारंभिक विद्यालय होता है पहली से 8वीं तक का या पहली से 5वीं तक का, उनको जो स्वीकृत राशि होती है, जो ग्रांट स्वीकृत होती है, उस मद के अंतर्गत आवश्यक सामग्री करिए करके उसका बिल है वो पीओ कार्यालय के अंदर जमा करवाना पड़ता है और वहां से पेमेंट है वो संबंधित फर्म को स्थानांतरित कर दिया जाता है। समिति विकास कोष और परिचालन कोष को अलग अलग प्रकार से संचित करती है। ये बात भी सही है कि समिति विकास कोष और परिचालन कोष इन दोनों को अलग अलग संचालित करती है, ठीक है, संचित करती है, ठीक है। तो चारों कथन सही है यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। प्रश्न संख्या 26 का आंसर देखिएगा, चारों कथन सही है, चारों कथन सही है। मन्नत चौधरी ने डी उत्तर दिया है और सुलोचना कुमारी जी का भी डी उत्तर आया है। तरुणांशी ने सी उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या भी लिख दिया करो। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 का कौन सा भाग विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है? आरटी अधिनियम पढ़ाया नहीं, अगली क्लास में लेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की बात है वो कहां की गई है? तो भाग 2 के अंदर है। एसएमसी की बात है वो कहां की गई है? तो भाग 2 के अंदर मिलेगा आपको एसएमसी का गठन। और धारा कौन सी है? तो धारा भी अपने को याद रखना है कि भाग 2 धारा 21, भाग 2 धारा 21 के अंदर एसएमसी के गठन के बारे में जानकारी मिलेगी। आरटी नियमावली 2011, राजस्थान आरटी नियमावली की बात चल रही है, ध्यान रखना। भाग 2 विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं 2009 की, तो उसकी धारा 21 है, उसकी धारा 21 है जहां एसएमसी के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अब है नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, जिसे अपन नीप 2020 के नाम से जानते हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? स्कूली शिक्षा है पहली से 12वीं तक की, उसको नीप 2020 के अंदर, जिसे 2030 तक आपको लागू करना है क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो यहां स्कूली शिक्षा है, उस स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर डिवाइड किया गया है? तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि सर उसको 4 स्तरों पर डिवाइड किया गया। कितने स्तरों पर? 4 स्तरों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए चारों स्तर। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए एक नया शैक्षणिक ढांचा है जिसमें 5+3+4 प्रस्तावित किया गया, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक और विकासात्मक चरणों को ध्यान रखा गया। पहली जो स्टेज है जिसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हो, 5 वर्ष की शिक्षा होती है, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर के दूसरी क्लास तक की जो शिक्षा है आपके, वो फाउंडेशन स्टेज पर दी जाएगी। और यहां जो आयु वर्ग है वो आपके 3 से 8 रहेगा, ठीक है। दूसरी है आपके प्रीपरेटरी स्टेज, जो 3 वर्ष की शिक्षा प्रदान कर रही है। तीसरी से 5वीं तक की जो शिक्षा है जहां आयु वर्ग 8 से 11 को लिया गया। मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो यहां भी 3 वर्ष की शिक्षा दी जा रही है, 6 से लेकर के 8वीं क्लास, 6 से 8 वर्ष तक के बालक, 6 से 8 तक की, 6 से 8 कक्षा है ना, कक्षा तक की, ठीक है। और आयु वर्ग है वो 11 से 14 है, 11 से 14। और फिर सेकेंडरी स्टेज है जहां 4 साल की शिक्षा दी जा रही है, 9 से 12, और आयु है आपके 14 से 18। तो ये 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को नाम दिया गया साहब परख। क्या नाम दिया गया? परख नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय, सर डेली एसएसटी की क्लास लाओ, कल एक मैराथन क्लास रखी है मैंने एसएसटी की हिस्ट्री की, ठीक है। एसएसटी पूरा रिवाइज करवा दूंगा, 17 तारीख को आपके एग्जाम है, तब तक मैं कंप्लीटली रिवाइज करवा दूंगा एसएसटी को। परख नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? परख, ठीक है। और बेहतरीन प्रश्न कोशिश करता हूं और इन प्रश्नों का आपको फायदा मिले, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम हॉल के अंदर जब प्रश्न पत्र आपके सम्मुख हो तो आपको बेनिफिट मिले। परख का पूरा नाम भी याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख की फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी कि परख की स्थापना की घोषणा की है। और परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का मतलब होता है प्रदर्शन, इसको भी अच्छी तरीके से याद रखना।
परख का मतलब क्या होता है? ठीक है, परख का मतलब क्या है? परख का मतलब है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना। प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का क्या कर रहे हो आप? ज्ञान का विश्लेषण कर रहे हो, यही परख का मतलब है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, काफी चर्चित है ये डिप्लोमा, क्योंकि बाल वाटिकाओं का संचालन है वो प्रारंभ कर दिया गया है महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर। तो अब मान के चलिएगा कि आने वाले समय के अंदर इस कैटेगरी के अंतर्गत भी एक बड़ी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। ECCE का पूर्ण नाम क्या है? तो ECCE की फुल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर है तो देखभाल और एजुकेशन। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE को स्कूली शिक्षा 5-3-3-4 संरचना के पहले 5 वर्षों यानी कि फाउंडेशन स्टेज का अभिन्न अंग बनाया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल या आंगनबाड़ी शिक्षा है। उसके बाद पहली से दूसरी की शिक्षा है उसको भी शामिल किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र है, इनका भी विद्यालयों के साथ में संचालन किया जाएगा आने वाले समय में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा फाउंडेशन स्टेज की अवधि, फाउंडेशन स्टेज की अवधि है वो कितनी निर्धारित की गई है? प्रश्न संख्या 31 है आपके सम्मुख, इसका आंसर दीजिएगा। आपके उत्तर का भी वेट कर रहा हूं मैं, आंसर भी आना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली फाउंडेशन स्टेज की अवधि कितनी है? कितनी निर्धारित करेगी है बताओ तो। 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो पूछा क्या जा रहा है? फाउंडेशन स्टेज है। अभी पीछे अपन ने देखा कि फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत कितनी साल निर्धारित है? 5 साल निर्धारित है, 5 साल। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की फाउंडेशन स्टेज की अवधि है वो 5 वर्ष है। नीप में स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे को परिवर्तित कर दिया गया और उसे 5+3+3+4 के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे में इसको परिवर्तित कर दिया गया। फाउंडेशनल स्टेज इस नए ढांचे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां 5 वर्ष निर्धारित किए गए। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीप 2020 के अनुमोदन की तिथि है वो कौन सी निर्धारित की है? तो 29 जुलाई 2020 को इसका क्या हो गया था? अनुमोदन हो गया था 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति है जिसका अनुमोदन कर दिया जाता है। ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेती है। अनुमोदन 29 जुलाई 2020 को हुआ था। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, प्रधानमंत्री जी ने। प्रमुख परिवर्तन जो HRD डिपार्टमेंट है उसका वापस नाम चेंज कर दिया गया और इसको किस में परिवर्तित कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। मूलतः इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था लेकिन फिर चेंज हुआ और वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है वो किस चीज को दर्शा रहा है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना तो शब्द ही काट दो, तुलना तो करनी नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति की, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदुओं की श्रेणी पैमाने पर उनका नामांकन की बात करता है, या विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियों की बात करता है? तो कमियों की बात तो करेगा ही। ध्यान रखिएगा 360 की बात चल रही है तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति की को दर्शाता है ये आपके समग्र 360 डिग्री बहुआयाम।
नीप 2020 के अनुसार 5+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना का उद्देश्य क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भैया ये जो चेंज किया है आपने 10+2 को चेंज किया है 5+ के 3+3+4 में आपने चेंज कर दिया है। 4 स्टेज के अंदर स्कूली शिक्षा है उसको आपने बदल दिया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों किया? सीखने के एक लचीला और बहुविषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षाओं और मूल्यांकनों की संख्या कतई नहीं बढ़ानी है, शिक्षा व्यवस्था को सरल ऑलरेडी सरल है, रटन विद्या को बढ़ावा देना कतई नहीं देना, ठीक है, रटन विद्या को बढ़ावा कतई नहीं देना है, सीखने के लिए एक लचीला और बहुआयाम विषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना। एक इसका उत्तर सही होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कह रही है कि शैक्षणिक संरचना जो आपने बदली है 10+2 को आपने 5+3+3+4 में बदला है, उसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर के माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के सर्वांगीण विकास और उस पर ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? वो तो कतई गलत कौन करो, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, इतो इजी भी सवाल आ सके। मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैया पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, QR कोड आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लास की PDF आपको वहां मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अधिगम लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल दे रही है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, बताइएगा। रूप कंवर जी का उत्तर ए आया था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अधिगम के कौन से तरीकों पर बल दे रही है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, चारों बातों पर बल देती है। अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपको डिजिटल माध्यमों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। जैसे अभी अपन जुड़े हुए हैं तो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए, स्कूली बालकों को भी डिजिटल माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, ये भी इसके अंदर प्रावधान किया गया कि करके सिखाओ बच्चों को, वो खुद करके सीखेगा, ठीक है, अनुभव के आधार पर सिखाइए उसको, ठीक है। अगर यहां वो कोई कार्य कर रहा है तो वो कुछ सीखा, अब उसको अनुभव हुआ या नहीं हुआ, तो अगली बार अगर वो यहां कुछ गलती करा तो दोबारा वो गलती थोड़ी करेगा, ठीक है। और वैज्ञानिक अधिगम की बात भी करता है, यानी कि चारों क्या है यहां पे सही है, चारों सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो रटने की पद्धति पर तो बिल्कुल भी बात नहीं करती है, ठीक है, समझ आधारित है, अनुभवात्मक है, अधिगम के तरीकों पर बल देती है। इस नीति के अंदर शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को और समग्र, एकीकृत, पूछताछ संचालित, शिक्षार्थी केंद्रित, लचीली और आनंददायक बनाने की अनुशंसा है वो की गई। नई शिक्षा नीति में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं प्रारंभ होगी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, शायद किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है शिक्षक ग्रेड के अंदर। व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा है वो कहां से प्रारंभ हो रही है? डी उत्तर आया है। बहुत सारे साथी है जो राजस्थानी भाषा के अंदर, कौन सी राजस्थानी भाषा के अंदर वो डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय के अंदर यहां भी आपको एक बड़ी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, डिग्री कर लेना है, ठीक है, MA राजस्थानी के अंदर, BA राजस्थानी में। किस राष्ट्रीय नीति में अंक के स्थान पर ग्रेड के प्रयोग की संस्तुति की गई है? ठीक है, ग्रेड दिया जाता है बच्चों को A, B, C, D और E, ये ग्रेडिंग सिस्टम है वो कौन सी शिक्षा नीति के अंदर प्रारंभ किया गया था? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर, 1986 के अंदर जो शिक्षा नीति आती है उसमें ये ग्रेडिंग वाली बात है वो की गई थी। मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे NCF 2005 के नाम से भी जानते हैं, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंदर यह प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा बिना बोझ के, ये शीर्षक था इसका, उस पर आधारित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन CCE प्रणाली में की गई है, जिसमें ग्रेड काम में लिए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ड्रॉप आउट बच्चों को, किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ गया बच्चा तो वो ड्रॉप आउट हो गया, ड्रॉप आउट को किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है?
जिन्होंने किसी कारण से प्रारंभिक शिक्षा है वो बीच में छोड़ दी। अब उस कारण को दूर करके प्रारंभिक शिक्षा है वो उनको प्रदान करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लक्ष्य है वो किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी आपको 2030 तक लागू करना है। तो ड्रॉप आउट को भी आपको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी है, ये लक्ष्य 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया है। 100% सकल नामांकन अनुपात आपको हासिल करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है, वो आधार स्तंभ कौन से हैं? सबके लिए शिक्षा की आसान पहुंच, बिल्कुल सही है। समता, गुणवत्ता और वहनीयता की बात कर रही है और जवाबदेहिता की बात कर रही है, ठीक है। तो तीनों ये इसके आधार स्तंभ रह जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, कि शिक्षा सब तक पहुंच बिल्कुल आसानी से, समता, गुणवत्ता और वहनीयता, और उसके साथ साथ में जवाबदेहीपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हाँ, टेक्निकल इश्यू आ जाता है कई बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक था साहब। सबसे पहले नीति 2020 को कर्नाटक ने लागू किया, और उसके बाद में किसने लागू किया था? तो कर्नाटक के बाद में पहला राज्य कर्नाटक है, और सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य है? तो सेकंड नंबर पर था आपके मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर से कम रखा गया है। कितना रखा गया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीति 2020 में वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र, वहां छात्र शिक्षक अनुपात है वो कितना निर्धारित किया गया है? तो बताइएगा। वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां यह अनुपात है वो 25:1 कर दिया गया। कितना? 25 टाबरों पर 1 गुरुजी रहेंगे। तो यह अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। 30:1 याद रह जालो था। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों को जिस बेल्ट के अंदर ये रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर ये अनुपात है वो कितना रहेगा? 25:1। वहां 25:1 रहेगा। दिमाग में 30:1 की चाल तो रह लो, ध्यान रखो। जबकि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? वंचित क्षेत्र है जहां आवश्यक जो संसाधन उपलब्ध नहीं है, उस बेल्ट के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो, स्कूल चला रहे हो, तो वहां छात्र शिक्षक अनुपात है वो 25:1 रहेगा नीति 2020 के अनुसार। नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? शिक्षा का मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? नीति 2020 अपने को कह रही है कि जो बच्चों को आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? शिक्षा रचनात्मक रूप से उसका मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। केवल योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए क्या शिक्षा का? ना, केवल योगात्मक मूल्यांकन है वो शिक्षा का नहीं होना चाहिए, गलत है ये। सीखने और विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। उच्च क्रम और कौशल का परीक्षण करना, ये भी ठीक है। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर रह जाएगा। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये तो हो गया। 1, 2, 3, 4 है, चारों पर आधारित है, ठीक है। रिपीट हो गया प्रश्न। मैया पाठशाला की ओर से 23% ऑफ मिल रहा है साथियों नव वर्ष के उपलक्ष्य में। एक बार फिर से आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को आप प्राप्त करो। मैया पाठशाला की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर एप्लीकेशन पर उपलब्ध किसी कोर्स, टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो NY 2026 कूपन कोड आपको यूज लेना है और 23% आपको ऑफ मिल जाएगा संबंधित कोर्स पे, ठीक है। और ये साल का सबसे बड़ा ऑफर होता है पाठशाला का, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात चल रही है और ये किसके ज्ञान की बात कर रही है? कि भारत का ज्ञान, उसके बारे में बात कर रही है। अब इनमें से कौन सा कथन है जो इसमें सम्मिलित नहीं है? आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ठीक है। ये तो विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों की बात करता है, ये भी ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान,
कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाओं की बात नहीं करता, औपचारिक परीक्षाओं की बात नहीं करता है। 4 नंबर ऑप्शन गलत है, 1, 2 और 3 सही है। स्थानीय विषय वस्तु, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? एक बार वापस पढ़ो जी। मन्नत चौधरी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नव वर्ष आप सब के लिए नव फलदायी हो, ठीक है। प्रश्न को एक बार वापस पढ़ो। इस प्रकार का प्रश्न है कि राष्ट्र स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक है। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन है जो इसके अर्थ को निरूपित करते हैं? शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। सभी स्कूल पाठ्य पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। ये बात तो गलत है भैया, क्योंकि मदर टंगों की बात कर रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक होने चाहिए। यहां देखो, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ में राष्ट्रीय पुस्तकें, यानी कि 3 नंबर सही है, 1 गलत है, B गलत है। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियां और उसके साथ साथ में पूरक सामग्री है वो भी उसमें शामिल करनी चाहिए, यानी कि C और D है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा स्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है। C और D यहां पे सही उत्तर रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन बताओ भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? क्या विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का? भारत को एक सशक्त और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना, या कुशल भारत, या 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, या प्रत्येक नागरिक को मानव पूंजी बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन आपसे पूछा जा रहा है, और विजन क्या है? विजन यही है कि भारत को एक सशक्त और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। भारत को एक सशक्त और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है? विजन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया? प्रारंभिक जो एजुकेशन है, प्रारंभिक एजुकेशन में नीप 2020 में किस चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? पढ़ने, लिखने और अंक गणित पर। देखो, कल पढ़ाया था मैंने, निपुण, ठीक है। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा को समझने की, भैया मातृभाषा को क्या समझना, वो तो ऑलरेडी जन्म से सीख गया वो टाबर, ठीक है। उल्टा कई बार समस्या ये होती है कि बच्चों की मातृभाषा को समझने में पढ़ाने वाले गुरुजी और मैडम को दिक्कत होने लग जाती, ठीक है। कि जैसे मान लो दक्षिणी राजस्थान के कोई गुरुजी है और उनकी पोस्टिंग है वो उत्तरी राजस्थान में होगी, तो वहां उनको मातृभाषा समझने में गुरुजी को दिक्कत आ जाएगी, बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रक्रियात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर नीप 2020 है वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल दे रहा है। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पे बल दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? मैंने अभी आपको चर्चा की थी कि महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर बाल वाटिकाओं का संचालन है वो किया जा रहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि सर ये बाल वाटिका है क्या? कि बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि 3 साल से 5 साल तक को जो टाबर है, जो अभी आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ रहा था वो बच्चा है, वो अब उस स्कूल के अंतर्गत आएगा। तो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हो वो बाल वाटिका के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी। कुछ कथन दे रखे हैं। राजस्थान में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत भोजन दिया जा रहा है, ठीक है। 1ली 8वीं तक के टाबरों को मध्याह्न भोजन योजना चल रही। ये योजना बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के सभी बालकों के लिए भी है, तो बिल्कुल है भाई। अगर महात्मा गांधी स्कूल है, ध्यान रखना महात्मा गांधी स्कूल है तो वहां बाल वाटिका भी चल रही,
तो ऐसा तो है नहीं कि आप पहली से 8वीं तक के बच्चों को भोजन दे रहे हो और जो 3 साल से 5 साल तक के बच्चे उनको भोजन नहीं दोगे, उनको भी दिया जाएगा। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन क्या है साथियों, सही है। ठीक है, मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आज की क्लास थी साथियों। उम्मीद है 2 टॉपिक आज अपन ने कवर किए हैं इस क्लास के अंदर, और 2 टॉपिक, एक तो है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपन ने पढ़ा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ में एसएमसी के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, ये ऑफर चल रहा है तो आप जुड़ सकते हो। हिंदी के सारे कोर्सेज आदरणीय मैया सर के सानिध्य में उपलब्ध है। इसके साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके का कोर्स है, सेकंड ग्रेड जीके का कोर्स अवेलेबल है, सेकंड ग्रेड जीके का एमसीक्यू बैच अवेलेबल है, सेकंड ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट थ्योरी बैच, एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। और 400 पदों पे एग्जाम हो रहा है सेकंड ग्रेड का एसएसटी का, तो आप जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ में रीट का भी एक एमसीक्यू बैच चल रहा है, भले अभी 10-12 दिन आपके पास में टाइम है, 15 दिन, तो आप उसके साथ में भी जुड़ सकते हो। किसी भी कोर्स, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ते हो तो 23% मिलेगा आपको ऑफ। NY 2026 कूपन कोड आपको काम में लेना है। मिलते हैं कल। एसएसटी से जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास है, वो कल के लिए रखी है मैंने। हिस्ट्री के प्राचीन भारत का आपका जो पार्ट है, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद में मैं बात करता हूं तो महाजनपद काल है आपके, महाजनपद काल के बाद में मौर्य साम्राज्य, इधर जैन और बौद्ध धर्म है। ये 6 टॉपिक है वो कल की क्लास में लिए मैंने, और 100+ प्रश्न रहेंगे, तो बेहतरीन क्लास आपके लिए रहेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि इन टॉपिकों में जो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा मैं कल, मैक्सिमम एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है, तो शायद जहां तक मुझे लगता है इन प्रश्नों में से आपके आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और उसके बाद आपके इसी शैक्षिक परिदृश्य की क्लास भी मिलूंगा। ये क्लास आपके लिए किस प्रकार उपयोगी रही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ में और कोई आपके प्रश्न हो, कोई संदेह हो किसी प्रश्न में, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके छोड़ दीजिए, यथा समय आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।